मेरे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। दिक्कत यह है कि आपके कमेंट मुझ तक आ नहीं रहे हैं अभी कोई भी, और थोड़ी सी सर्वर में दिक्कत है, उसी को करेक्ट कर रहे हैं। तो आप कोई कमेंट कर भी रहे हैं तो मुझ तक आएगा नहीं अभी। हो सकता है 2 4 5 मिनट में ठीक हो जाए। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो कि आपका मैं नाम नहीं ले रहा या आपका कमेंट रीड नहीं कर रहा। आज ही मेरे दोस्तों, बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना कमेंट के पढ़ाना क्लास को, क्योंकि पता ही नहीं चलता दीवार पढ़ा रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। करते हैं कोशिश। चलो काम तो स्टार्ट करते हैं, आपका समय क्यों खराब किया जाए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मेरे दोस्तों, आज मैं पढ़ने जा रहा हूं, पढ़ने नहीं पढ़ाने जा रहा हूं एक ऐसी चीज जो आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान देती है। मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच है। इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये बताओ, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा? इंडिया के जीतने की क्या आपको संभावनाएं लगती हैं? कितने चांस लगते हैं इंडिया के जीतने के, क्या चांस होंगे? तो आप मुझे एक बात कहेंगे, देखो सर, इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हैं तो हमारे पास तीन ही रिजल्ट निकल के आ सकते हैं। पहला रिजल्ट है सर, भारत जीत जाए। दूसरा रिजल्ट है कि सर मैच ड्रॉ हो जाए किसी भी कारण से। और तीसरा रिजल्ट है सर क्या, कि हम हार जाएं। तो सर, इंडिया के लिए तीन ही तरीका मतलब रिजल्ट निकल सकते हैं, या तो हम मैच जीते हैं, या ड्रॉ हो जाए, या हार जाए। मैं कहूंगी फिर जीतने की कितने चांसेज है, तो आप कहोगे देखो सर, हमारे पास तीन चीजें हो सकती हैं, विन ड्रॉ या लूज। उसमें से जीतने के एक चांस है। तो हम ये कह सकते हैं सर 33 सही 1/3% चांस है जीतने के। 33 सही 1/3% चांस है जीतने के। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं कि यार आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इंस्पेक्टर बनने के लिए। इंस्पेक्टर बनने के लिए सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या परिणाम आपके सामने देखने को मिल सकते हैं जब आप पेपर देने जाएं? तो आप कहेंगे देखो सर, सिलेक्शन हो भी सकता है और सिलेक्शन नहीं भी हो सकता, दोनों चांसेस है। सिलेक्शन भी हो सकता है, नहीं भी। हम एग्जाम दें और एग्जाम में हम पास भी हो जाएं या फेल हो जाए, दोनों बातें हैं। तो मैं आपको कहूं कि यार बताओ सिलेक्शन लेने के कितने चांस है? तो आप कहोगे देखो सर, भाई या तो मैं सेलेक्ट हो सकता हूं या सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो दो तरीके से मेरे पास रिजल्ट आ सकते हैं। उसमें सेलेक्ट होने के कितने चांस है? 1/2 मतलब 50% चांस है सर मेरे सिलेक्शन के। क्या कोई भाई ऐसा है जिसको यहां तक की मेरी बात समझ ना आई हो? मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये एक क्लास है, ये मेरे दोस्तों एक क्लास है, ठीक है जी। इस क्लास में दो बच्चे बैठे हुए हैं। एक बच्चे का नाम है राम और एक बच्चे का नाम है श्याम। दोनों के दोनों लड़के, दोनों के दोनों लड़के, ध्यान से मेरी बात को सुनना, दोनों के दोनों लड़के। तो मुझे ये बताओ मेरे भाई कि अगर मैं किसी इस क्लास से किसी एक बच्चे को ले जाना चाहता हूं अपने साथ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं इस क्लास, भाई इस क्लास में दो लड़के हैं, एक राम है एक श्याम है, दोनों लड़के हैं, इस बात को डिफाइन हो गया। मैं आपको कहूं कि यार इस क्लास में से मैं एक लड़के को ले जाना चाहता हूं, तो बताओ वो लड़का हो इस बात की क्या संभावना होगी? लड़का हो इस बात के क्या चांस है? तो आप कहोगे सर 100% चांस है। क्यों? क्योंकि सर आपको ये बात पता है कि इस क्लास के अंदर जो भी बच्चे बैठे हैं सारे के सारे बॉय हैं, लड़के हैं। और आप इसमें से एक बच्चा निकालें और आप कह रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है, कितने चांस है कि वो लड़का, मतलब वो जो बच्चा बाहर आए वो लड़का हो, इस बात के कितने चांसेज हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, इस बात के 100% चांस है कि वो लड़का ही होगा। कारण क्या है? क्योंकि मेरे भाई दो ही बच्चे हैं, दोनों के दोनों लड़के हैं, एक बच्चा बाहर निकालूंगा तो नेचुरल वो लड़का ही होगा। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो इस बात के 100% चांस है। मैं आपसे और बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये क्लास है,
इस क्लास में दो बच्चे हैं, एक राम और एक श्याम, दोनों ही लड़के हैं। वाह, दोनों ही लड़के हैं। अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि यार मैंने इस क्लास से एक बच्चा बाहर निकाला, मैंने इस क्लास से एक बच्चा बाहर निकाला और उसे अपने साथ लेके जाने लगा, तो ये बताओ कि वो बच्चा लड़की हो इस बात के कितने चांस है? वो बच्चा लड़की हो इस बात के कितने चांस है? मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ वो इस बात के कितने चांस है कि वो लड़की हो? तो आप कहेंगे सर सारे के सारे लड़के हैं, कोई भी लेके जाओगे तो लड़की मिलेगी नहीं, यानी चांसेस 0% है। कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? चांसेस 0% है। मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस चैप्टर का क्या नाम होगा। तो आप इस चैप्टर का नाम बता पाएंगे इस बात की कितने चांस है? आप इस चैप्टर का नाम बता पाएंगे इस बात के कितने चांस है? तो आप कहेंगे सर हो सकता है कि हम इस चैप्टर का नाम बिल्कुल सही बता दें, और हो सकता है कि सर हम ढक्कन और हम चैप्टर का नाम ना ढूंढ पाए। तो सर बता पाने के कितने चांस है? तो सर बता पाने के चांस है 50%, क्योंकि मेरे पास दो ही तो रिजल्ट है, मैं बता भी सकता हूं और नहीं भी सही बता सकता, तो दो रिजल्ट में से एक ही तो चांस है मेरे पास सही होने के। तो मेरे प्यारे बच्चों 50% चांस है कि आप इस चैप्टर का नाम सही बता दें। चलिए अब मेरे दोस्तों आपके सामने खुला चैलेंज है, आप ढूंढ के बताइए इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम क्या है? मेरे दोस्तों आज तक दुनिया में इस चैप्टर का कोई नाम नहीं बता पाया, आप बता रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पढ़ने जा रहे हैं हम। मेरे दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी है ये अरिथमेटिक का ही हिस्सा है या एडवांस का ही हिस्सा है, इसके मार दो गोली, सिर्फ समझने पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी है क्या? ये बेसिकली चांस कैलकुलेट करने का एक तरीका है। क्या है मेरे बच्चे? चांस कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि किसी चीज के होने या ना होने के क्या चांस है। तो मेरे दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। मेरे दोस्तों प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चार तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल आधारित होता है सिक्का आधारित, जहां कॉइन बेस्ड क्वेश्चन होता है कि भैया हमने सिक्का उछाला तो बताओ हेड आएगा या टेल आएगा। एक होता है डाइस बेस्ड, डाइस यानी पासा आधारित। पासे में आपने देखो ना लूडो खेले हैं तो आपने देखा होगा या तो किसी पासे पे एक लिखा मिलेगा या दो लिखा मिलेगा या तीन मिलेगा या चार मिलेगा या पांच मिलेगा या छह मिलेगा। छह फैसेज होते हैं और हर एक पे नंबर लिखा होता है या बिंदियां डॉट 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 करके लिखी होती हैं। तीसरा आता है मेरे बच्चे ताश के पत्तों वाला, बाजीगर वाला, मतलब कार्ड्स वाला। इस पे भी सवाल आते हैं मेरे बच्चों। अगर हम जर्नली बात करें तो इस पे और इसी पे सवाल रहते हैं। इन्हीं तीन पे सवाल पूछे जाते हैं और हम लोग भी इन्हीं तीनों चीजों को पढ़ाते हैं मोस्टली। लेकिन मेरे दोस्तों सीजीएल मींस 2023 में एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे पहले कोई नहीं बताता था, और वो था फार्मूला बेस्ड। मेरे प्यारे बच्चों फार्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन अब आने स्टार्ट हो गए। तो चौथी जो टाइप होगी पढ़ने की हमारी वो होगी फॉर्मूला बेस्ड और कुछ मिसलेनियस जो और छोटी मोटी टाइप है वो। मेरे दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी जिससे आने वाले वक्त में दबा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब दबा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस टॉपिक को बढ़िया से करें। मेरे दोस्तों अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो इस टॉपिक से लगभग 4 से 5% का वेटेज होता है क्वेश्चन में, और कई बार ये वेटेज 10% तक भी चला जाता है। ऐसा अक्सर देखा गया कि इस टॉपिक से 3-3, 4-4 सवाल आपको देखने को मिल जाए प्री में 25 में से। तो बहुत ध्यान से सावधानी से पढ़िए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब ये नए टॉपिक जो हैं इनसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आइए मेरे दोस्तों अब हम वापसी आते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो मैंने उससे पहले आपको इन्हीं सब बातों से समझाया था कि किसी चीज के होने या ना होने के जो चांसेस हैं इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका ये है कि भैया किसी चीज के क्या क्या आउटकम निकल के आ सकते हैं, पहले वो सारे आउटकम निकाल लो और हमें उसमें से कौन कौन से आउटकम चाहिए वो रख लो। जैसे मैं आपको कहूं कि यार आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो बताओ इंडिया ये मैच जीते इस बात की कितने गारंटी है या कितने चांस है? तो आप कहेंगे इंडिया जीत भी सकता है, हार भी सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है। तो टोटल कितने रिजल्ट आ सकते हैं? 3 रिजल्ट आ सकते हैं। और हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए? जीतने का। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। हाँ जी, मैंने सिक्का उछाला,
सिक्का उछाला तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो मैं कहूं यार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहेंगे टोटल आउटकम है एक और एक, दो रिजल्ट आ सकते हैं, इसमें से हेड होने का एक चांस है। आपको ये क्लास बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए इसके क्या चांसेज है, या तो आएगी या नहीं आएगी। तो कितने चांसेज है सर? दो चांसेज। और मैं पूछ रहा हूं क्लास बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए, यस हो जाए, इसके कितने चांस है? तो 1/2 चांस है। यही मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, क्या कि भैया क्या क्या रिजल्ट टोटल आ सकते हैं और आपको उसमें से कौन कौन से रिजल्ट चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब मेरे दोस्तों इसमें कुछ बेसिक शब्दों पर चलते हैं। ये तो मैंने बताया था कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती हैं, यानी संभावनाओं की प्रायिकता की आधारभूत कौन कौन से शब्द हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला शब्द है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का, एक्सपेरिमेंट का मतलब जानते हैं, कोई प्रोसेस करना, कोई प्रयोग करना, हिंदी में जिसे हम कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक किस्म से एक प्रयोग ही तो कर रहा हूं मेरे बच्चे, जिससे जिसका रिजल्ट मुझे दोनों पता है। आपको चीजें समझ में भी आ सकती हैं, आपको चीजें समझ नहीं भी आ सकती है, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूं कोई ये चैप्टर आपको पूरी तरह 100% समझ आ जाए। फिर से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने एक सिक्का उछाला, तो जब मैं सिक्का उछाल रहा हूं तो मुझे तय है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन मुझे यह तय नहीं है कि हेड आएगा। मेरी बात समझ पाए? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके टोटल आउटकम्स के बारे में हमें पता है कि इसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन आउटकम के बारे में हमें नहीं पता होता। जैसे मान लीजिए एक गेंदबाज आया और मैं बैटिंग कर रहा हूं और उसकी बॉल आई, तो मैं उसकी बॉल पे छक्का भी मार सकता हूं, मैं उसकी बॉल पे चौका भी मार सकता हूं, मैं उसकी बॉल पे आउट भी हो सकता हूं, मैं उसकी बॉल खाली भी छोड़ सकता हूं, उसकी बॉल वाइड भी जा सकती है, या और भी जो हो सकते होंगे वो। तो मुझे सारी कहानियां पता है कि यार इस बॉल पे क्या क्या हो सकता है, वो मुझे सब पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि होगा क्या। तो इसको मेरे बच्चे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके टोटल आउटकम के बारे में हमें ज्ञान है, लेकिन सर्टेन आउटकम के बारे में हमें नहीं पता क्या होगा। दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। कान पकड़ के जल्दी से यस सर नो सर लिखो, ताकि पता चले आपको समझ आई कि नहीं आई बात। देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन में जाने की जरूरत नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हाट आई टीच और व्हाट आई स्पीक, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इफ यू गेटिंग दिस। अब आते हैं मेरे बच्चे इवेंट। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार मैंने एक पासा उछाला, क्या उछाला, सिक्का ना पासा उछाला, लूडो फेंका, डाइस फेंकी, तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक डाइस उछालना जो है ना, ये मेरा कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक डाइस उछालना मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है, क्योंकि मुझे पता है क्या क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन कौन सा होगा रिजल्ट वो मुझे नहीं पता। एक शब्द होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। तो आप समझ ही गए होंगे औकात क्या है हिंदी में पढ़ने की। पढ़ने भी मत चले जाना, वरना शब्द इतने खतरनाक है समझ नहीं पाओगे, है ना। यादच्छिक प्रयोग आपकी बस की नहीं समझना, तो इंग्लिश में पढ़ो। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर टोटल आउटकम होते हैं। टोटल आउटकम, टोटल आउटकम होते हैं। जैसे मेरे दोस्तों मैंने आपको कहा कि भैया एक डाइस उछाली, तो डाइस उछालना रैंडम एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसमें क्या क्या आउटकम आएंगे उन सबको एक सेट में बना के लिखना, वो कहलाता है मेरे बच्चे सेट। मतलब एक ग्रुप में बना के लिखना, वो मेरा सेट कहलाता है। क्या मेरी बात समझ गए? ये कहलाता है सेट। तो इवेंट क्या कहता है? सर इवेंट का मतलब ये है कि वो ऑब्जर्वेशन जो हमें चाहिए, देसी भाषा में समझा रहा हूं, वो ऑब्जर्वेशन जो हमें चाहिए, ऑब्जर्वेशन जो हमें चाहिए, ऑब्जर्वेशन जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, ये मेरे बच्चे कहलाती इवेंट। इसे हम कहते हैं घटना। जैसे मान लीजिए मैंने सिक्का उछाला, तो एक तरफ हेड गिरेगा, भाई हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या हेड या टेल जो आता है, मैंने सिक्का उछाला, ये कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या क्या आउटकम आएंगे ये मेरा सैंपल स्पेस कहलाता है या सैंपल कहलाता है। समझ रहे हैं? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि भाई ये बताओ हेड आने की कितनी संभावनाएं हैं, तो मैं चाहत क्या रख रहा हूं, मेरी चाहत क्या है? हेड आना। तो जो मेरी चाहत है
वो मेरा क्या कहलाता है, इवेंट। यानी जिस चीज के लिए मैं ये काम कर रहा हूं वो मेरा इवेंट। जैसे मैं कहूं कि यार मैं आपको ये पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं, तो कितने बच्चों को ये प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा, तो कितने बच्चों को ये प्रोबेबिलिटी समझ आएगा, ये बात मैं जानना चाह रहा हूं। तो जो चीज मैं जानना चाह रहा हूं वो मेरा इवेंट कहलाता है। कैन इट बी अंडरस्टैंडेबल, मतलब समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई। अब आते हैं आगे। ये मेरे भाइयों इसका थ्योरेटिकल मतलब है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ रस होगा नहीं, तो इसको मारो गोली। अब आते हैं कि इवेंट क्या क्या होते हैं, क्योंकि देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी में जाएं तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया, सैंपल स्पेस, यानी उस डाइस को उछालना रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सिक्के को उछालना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। उससे जो टोटल आउटकम निकलेंगे वो हमारा सेट कहलाता है, और जो हमारी डिजायर है, जो हमारी इच्छा है, वो हमारा इवेंट कहलाता है। लेकिन इवेंट बहुत सारे तरीके के होते हैं, उन सारी चीजों पे बात करते हैं। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं श्योर इवेंट पे। श्योर इवेंट क्या होता है भाई? श्योर इवेंट का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जो 100% निर्धारित हो, 100% निर्धारित हो। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई ये एक क्लास है और इस क्लास में दो लड़के हैं, राम और श्याम, जो पीछे समझाए, और दोनों के दोनों लड़के हैं, तो बताओ मैं एक बच्चे को बाहर निकालूं, वो लड़का हो, इस बात की क्या संभावना है? तो आप कहोगे सर 100% है, क्योंकि आपके पास लड़के ही थे और आप लड़का ही ढूंढना चाह रहे हैं। तो सर वो 100% संभावना है। यानी जिस चीज की 100% संभावना होती है उसे मेरे बच्चों हम श्योर इवेंट कहते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1, द इवेंट इज कॉल्ड ए सर्टेन इवेंट और ए श्योर इवेंट। अच्छा, 100% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? एक होती है, क्योंकि 1/1 मतलब एक होती है। तो जो कोई श्योर इवेंट होगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मेरे बच्चे हमेशा 1 होगी। अब चर्चा करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं? असंभव इवेंट। तो मेरे दोस्त समझाया था थोड़ी देर पहले यही सवाल कि मान लो किसी क्लास में दो लड़के बैठे हैं और मैं उसमें से एक बच्चा निकालूं और बताओ इसकी लड़की होने की कितनी संभावना है, तो आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो सर, इम्पॉसिबल है ये चीज, तो लड़के हैं तो लड़की कैसे होगी? तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब एक ऐसी इवेंट या ऐसा नंबर जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो मेरे बच्चों एक बात आपने देखी कि किसी भी नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो हमेशा ही या 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में रहती है। मतलब 0 भी होगी, 0 के बराबर भी होगी, 0 से बड़ी होगी, 1 भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, और 1 से छोटी भी। यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगी और 1 से ऊपर नहीं जाएगी, इस बात को ध्यान देना। अब मेरे बच्चों हम अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द आप यहां देखेंगे, एक शब्द लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या होता है भाई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? पूरक घटना। अर्थ समझाता हूं। देखो यार, किसी चीज की होने की और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो जोड़ होता है वो हमेशा एक रहता है, यह कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हुआ? देखो यार, मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं, तो भैया आपको समझ आएगा या नहीं इस बात के कितने चांसेस हैं? तो आप कहोगे या तो समझ आएगा या समझ नहीं आएगा, दो ही तो तरीके हैं। तो मैं कहूं समझ आने के कितने चांसेस हैं, तो आप कहोगे टोटल आउटकम कितने? 2। यस या नो? और आपको क्या चाहिए? यस। तो यस की क्या हुआ? 1। अब मेरे भाई ये बताओ कि ना आने की कितनी प्रायिकता? उसके लिए भी सर 2 सेट, मतलब 2 आउटकम में से मुझे 1 आउटकम चाहिए। तो मेरे बच्चे किसी चीज के होने और ना होने की जो प्रायिकता का योग है वो हमेशा 1 होता है, और यही मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जब भी किसी चीज के होने की, होने को ऐसे डिनोट करते हैं इस इवेंट के होने की, और ना होने की, ना होने को मेरे बच्चे क्या करते हैं, इस ई के ऊपर एक बार लगा देते हैं। इसकी प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। दैट इज कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चों व्हाट? दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। डू यू अंडरस्टैंड? अब आते हैं मेरे दोस्तों आगे। अब हम बात करते हैं मेरे भैया इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? इक्वली लाइकली इवेंट क्या होगा? जैसे, यानी ऐसा इवेंट ऐसे इवेंट जिनकी मतलब प्रोबेबिलिटी 2 इवेंट की सेम आ जाए। जैसे मैं कहूं यार एक डाइस फेंको, तो डाइस फेंकोगे तो टोटल आउटकम क्या क्या हो सकता है भैया? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। बिल्कुल ठीक बात।
अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये बताओ कि डाइस फेंको तो एक आने की क्या प्रायिकता होगी, एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप कहोगे सर टोटल आउटकम है 6, उसमें से एक आने की प्रायिकता होगी ये। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे कहूं कि यार ये बताओ 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, अगर मैंने कोई डाइस फेंका, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, डाइस फेंका, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सर आप कहोगे टोटल आउटकम है 6, 6 में 5 एक ही बार आ सकता है, तो 1/6। तो आपने देखा यहां पे दोनों ही चीजों की जो प्रोबेबिलिटी थी मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो जब भी इक्वली लाइकली इवेंट यानी एक जैसे इवेंट हो, मतलब दोनों के जो आउटकम मतलब टोटल जो आंसर निकल के आए दोनों का अगर सेम आ जाता है तो इक्वली लाइकली इवेंट कहलाता है। अब आते हैं मेरे बच्चे, कहां गया इक्वली लाइक, हाँ ये यहां पे लिखा हुआ है, टू और मोर इवेंट्स are called equally likely if any of them cannot be expected to occur in preference to other. For example, in tossing a coin, anything can occur. There is equal chance of getting a head or getting a tail. But what the case in the film Sole, that was not an equally likely event. देखो मेरे भाई ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कि अगर हमने कोई सिक्का उछाला तो हेड आने की भी उतनी प्रोबेबिलिटी होगी और टेल आने की भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी। तो जब दो चीजों की या दो से ज्यादा चीजों के सेम चांसेस हो जाए तो वो मेरे बच्चे इक्वली लाइकली इवेंट कहलाते हैं। अब आते हैं उससे आगे, एक आपने यहां शब्द पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब सबसे ही आप समझ रहे होंगे ऐसे इवेंट जिनका आपस में कोई फर्क ना पड़ता हो, कोई फर्क ना पड़ता हो। इंडिपेंडेंट इवेंट, इफ टू और मोर इवेंट, दो या दो से ज्यादा ऐसे इवेंट, इफ टू और मोर इवेंट्स अकर इन सच ए वे दैट द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर, दे आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ये सब समझने बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार भारत की क्रिकेट टीम भी मैच खेल रही है और ठीक उसी ही समय भारत की हॉकी टीम भी एक मैच खेल रही है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैच आ गया है और आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए और भारत को आखिरी मोमेंट पे जीतने के लिए एक गोल चाहिए, एक गोल चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर क्रिकेट में छक्का लगा तो क्या हॉकी में आखिरी सेकंड में गोल होगा, या हॉकी में आखिरी सेकंड पे गोल लगा तो क्या क्रिकेट में आखिरी बॉल पे छक्का या चौका होगा? आप बताइए, ये पॉसिबल, मतलब ये डिपेंड करता है क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? तो आप कहेंगे कोई रिलेशन नहीं है। सर जब दो इवेंट ऐसे हो, दो इवेंट ऐसे हो जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन ना हो, एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंसी ना हो, तो इन्हें हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे एक और एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो मैंने एक डाइस पकड़ी और डाइस को मैंने ऐसे रोल करके फेंका और इधर मैंने सिक्का उछाला, तो मुझे ये बताओ कि डाइस में 5 आने का और सिक्के में हेड आने का क्या कोई रिलेशन है? आप कहेंगे कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। या मान लो दो ही सिक्के हों, ये सिक्का और ये सिक्का, मैं कहूं यहां हेड आने की और यहां हेड आने में क्या कोई रिलेशन है? आपको बिल्कुल नहीं, दो डिफरेंट इवेंट है, दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है, तो उनमें कोई रिलेशन नहीं है, यानी डिपेंड नहीं करता। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब जहां एक दूसरे पे कोई भी डिपेंडेंसी ना हो। अब आते हैं मेरे बच्चे, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये सब ध्यान से समझना क्योंकि बाद में इन्हीं शब्दों का खेल होगा। अब यहां कह रहा है इफ हैपनिंग ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड द हैपनिंग ऑफ द अदर इवेंट इन ए सिंगल एक्सपेरिमेंट देन इट इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यदि एक घटना के होने से एक ही प्रयोग में दूसरे घटना की घटना शामिल नहीं होती तो इसे पारस्परिक रूप से अन्य घटना कहा जाता है। देखो यार, बहुत ज्यादा डेफिनेशन पे मत जाना, जो समझाना चाहता हूं उस पे आना। आओ मेरे दोस्तों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? एक बात बताओ, मैंने एक सिक्का उछाला, तो एक या तो रिजल्ट हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। देखिए जो इंडिपेंडेंट इवेंट था, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट उसमें दो या दो से ज्यादा चीजें थी, यानी एक चीज अलग हो रही है, दूसरी चीज अलग हो रही है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एक ही इवेंट में अगर मान लीजिए एक सिक्का मैंने उछाला तो रिजल्ट मेरा हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। लेकिन मेरे बच्चों एक चीज मुझे बताओ कि अगर हेड आ गया
तो क्या टेल आ सकता है उसी समय? आप कहेंगे नहीं। भाई एक सिक्का उछाला और हेड आ गया तो टेल नहीं हो सकता वहां पर। हेड या टेल में से एक ही आना था, हेड आ गया तो टेल की पॉसिबिलिटी वहां खत्म हो गई। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जो एक ही इवेंट के अंदर एक रिजल्ट आ गया तो फिर दूसरा नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने डाइस फेंकी और डाइस फेंकी तो ये रिजल्ट मेरे आ सकते हैं। मैं कहूं मैंने यार एक डाइस रोल की और उसमें 3 आ गया, उसमें क्या आ गया? 3 आ गया। तो क्या उसी डाइस में 4 भी आ सकता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, अगर 3 आ ही गया तो 4 नहीं आ सकता, क्योंकि एक ही तो फेस पे, एक जब फेंकोगे तो एक ही फेस तो दिखाई देगा, 3 और 4 एक साथ थोड़ी दिखाई दे जाएंगे। तो ध्यान ये रखना कि ये एक ही इवेंट की बात हो रही है ना। इंडिपेंडेंट में 2 अलग अलग इवेंट थे, 3 भी इवेंट हो सकते हैं। यहां पे एक इवेंट में एक चीज हो गई तो उसके साथ फिर दूसरी चीज पॉसिबल नहीं होगी। अब आगे आते हैं, एक है डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट को ध्यान से समझिएगा। जब एक, इफ occurrence of one event influence the occurrence of the other, then second event is said to be dependent on the other। यदि एक घटना की घटना दूसरे की घटना को प्रभावित करती है तो दूसरी घटना को दूसरे पर निर्भर कहा जाता है। देखिए मेरे भाई, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये बहुत जरूरी समझने की बात है। मेरे बच्चों, एक रूम है, उस रूम में राम, श्याम, मोहन, अनिल और क्या नाम बच गया, अबे, और ए बी, बी से भोला, ये 5 बच्चे हैं। राम, श्याम, मोहन, अनिल और भोला, ये 5 बच्चे हैं। एक ही रूम में बैठ के तैयारी करते हैं, एक ही जगह पीछे ले रखे, एक ही रूम में तैयारी करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी ने वैकेंसी निकाली, बड़े ध्यान से देखना, एसएससी ने वैकेंसी निकाली और एक वैकेंसी निकली, एक वैकेंसी निकली। एसएससी ने वैकेंसी निकाली, एक वैकेंसी निकली। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, राम के सेलेक्ट होने की क्या प्रायिकता है? तो आप कहेंगे सर भाई एक वैकेंसी है और इसी रूम में से सिलेक्शन होना है मान लो, और तो 5 बच्चे हैं पूरी इसमें, तो 5 में से राम के सेलेक्ट होने की एक प्रायिकता है, राम के सेलेक्ट होने की एक प्रायिकता है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों मान लो कि मोहन का सिलेक्शन हो गया, मान लेते हैं मोहन का सिलेक्शन हो गया, ठीक है जी। मोहन आराम से इंस्पेक्टर बन गया, मजे ले रहा है जीवन के, ठीक है जी। अब भैया थोड़े दिन के बाद एसएससी ने फिर से एक वैकेंसी निकाली, या बिहार पुलिस में एक वैकेंसी फिर आई, बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी फिर से आ गई। अब मुझे बताओ कि राम के सेलेक्ट होने की क्या प्रायिकता है यहां पे? तो अब आप कहोगे कि सर इन्हीं 4 में से एक सेलेक्ट होना है, तो पहले तो 5 थे तो एक तो सेलेक्ट हो चुका है, तो उसके सिलेक्शन के बाद अब कैंडिडेट कितने बचे? 4। तो राम की अब सेलेक्ट होने की जो प्रायिकता है वो 25% है, जबकि राम की पहले सेलेक्ट होने की जो प्रायिकता थी वो 1/5 थी। यानी ये कहलाता है डिपेंडेंट इवेंट, कि किसी एक का सिलेक्शन होने से राम की जो अब प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड हो गई इसके सिलेक्शन पे, एक बच्चे के सिलेक्शन पे। यानी जब एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे निर्भर करती हो। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ है ना, पक्का, पक्की बात है। ये कहलाता है डिपेंडेंट इवेंट। अब मेरे बच्चे एग्जॉस्टिव इवेंट पे बात करते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है बताइए? देखो यार, बड़े ध्यान से समझना, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। मान लो मेरे दोस्त, मैं आपको कहूं कि यार एक डाइस फेंकी, तो डाइस में क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं? तो डाइस के क्या क्या रिजल्ट होंगे ये उसका सैंपल स्पेस कहलाएगा। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई इवन नंबर आने की क्या क्या प्रायिकता हो सकती है? इवन नंबर आने की क्या क्या प्रायिकता हो सकती है? तो आप कहेंगे, या छोड़ो, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि एक आने की क्या प्रायिकता हो सकती है? एक आने की क्या प्रायिकता हो सकती है? तो आप कहेंगे कि सर 1/6 हो जाएगी, ठीक है। यानी हमें जो रिजल्ट चाहिए उसमें एक चाहिए, ठीक है जी।
अब मैं पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी बताओ प्राइम नंबर आने की कितनी संभावना है। तो आप कहेंगे प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं सर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे दोस्त मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 4 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब आप कहेंगे कि एक ही संभावना है, यानी 4 ही है। मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं 6 आने की कितनी प्रायिकता है, तो आप कहेंगे सर एक ही सेट है। तो मेरे दोस्तों मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है यहां समझने की कि इन सबको अगर मिला दें, इन सबको अगर मिला दें मेरे बच्चों, इन सबको अगर मिला दें, यानी इन सारे एलिमेंट्स को मिला दें, सेट ये कहलाया और इसके अंदर जो चीजें रखी हुई है एलिमेंट कहलाते हैं। तो अगर बहुत सारे इवेंट्स के अंदर जितने एलिमेंट है उन सबको मिला के सैंपल स्पेस के बराबर अगर एलिमेंट बन जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। जैसे देखो, एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो सारे ही तो इवेंट कवर कर दिए हमने। यानी जितने भी एलिमेंट है वो सारे सैंपल स्पेस में मौजूद हैं, तो इन्हें मेरे दोस्तों हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। इन्हें मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। इक्वली लाइकली मैं बता चुका हूं। अब मेरे दोस्तों सवालों पर आते हैं। टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने 2 चीजें बताई हैं, क्या कि किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर हाल में 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। पहली बात ये ध्यान रखिए, किसी भी चीज के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के अंदर ही घूमती रहेगी। ठीक है जी। अब इस पे सवाल लेते हैं। पहला सवाल बताइए, कहता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो मेरे बच्चे निश्चित घटना का मतलब है श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। आई कहता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0। यानी जो पॉसिबल ही नहीं है उसका 0। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो मेरे बच्चे ये भी पॉसिबल है क्योंकि 0 1 तक है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि ये 1.6 मतलब 1 से बड़ी, और प्रोबेबिलिटी जो है वो हर हाल में किसी भी इवेंट की 1 से छोटी या 1 के बराबर, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। तो ये कहानी गलत है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी नहीं हो सकती। तो ये भी हो सकती है 1 से छोटी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बस ये नहीं हो सकती। उसने पूछा कौन सी नहीं हो सकती, तो 2.7 नहीं हो सकता। ठीक है। देखिए यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज, किसी भी घटना की संभावना सदैव होती है नॉन नेगेटिव बट लेस देन और इक्वल टू 1। ए रियल नंबर लेस देन 1 लाइज बिटवीन -1 एंड 1 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। देखिए मेरे बच्चे, आखिर से आते ही गलत है। 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करती, 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 के बराबर भी। तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक रहती है, तो ये गलत है। -1 से 1 ये भी गलत है। ये रियल नंबर लेस देन 1 ये भी गलत है क्योंकि -1 भी रियल नंबर है, -2 भी रियल नंबर है। ये सही है कि भाई नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव कौन कौन से होते हैं सर, 0 नॉन नेगेटिव है, बट लेस देन और इक्वल टू 1 कहता है कि नॉन नेगेटिव हो और 1 से बराबर या 1 से छोटा हो। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल में कह रहा है कि किसी चीज के होने की जो प्रायिकता है वो है 0.5, तो ना होने की क्या होगी। तो मैंने बताया था कि होने और ना होने
दोनों का जो जोड़ होता है मेरे बच्चों वो होता है 1। तो होने की 0.5 है, तो ना होने की क्या होगी? तो भैया घटा देंगे, तो 1 में से 0.5 हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। जीरो, अच्छा 0.05 था, माफ करिए, तो ये भी 0.05 ही आएगा। नहीं, ये गलत है। अब ना होने की निकालनी है मेरे बच्चों, तो 1 माइनस 0.05 ये हो जाएगी। अब घटाएंगे तो 1 में से ये आएगा 0.95, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। आंसर होगा ऑप्शन डी। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कह रहा भैया ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, देन द रिलेशन बिटवीन पी ए एंड पी बी। तो मेरे बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं? जिनका जोड़ एक हो, जिनका जोड़ एक हो। तो ये कह रहा है कि भैया 0 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है ना, ये 0 के बराबर है। ऑप्शन सी ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जिसकी जोड़ एक हो, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है होना ना होने को मिला के, ठीक है। भाई जो भी बालक ये पूछ रहे हैं न्यू बुक्स के बारे में बताओ, राजेश गुजर भाई, नई किताब 7300 इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी आ चुकी है, बाइलिंगुअल पे भी काम चल रहा है, हम जल्दी उसे निकालेंगे। दूसरा, अरिथमेटिक के सारे क्लास नोट्स आ चुके हैं, मार्केट में आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे अरिथमेटिक के क्लास नोट्स। अब जो अरिथमेटिक के क्लास नोट्स हैं वो नए स्टाइल में निकाले हैं और वो बाइलिंगुअल है, द्विभाषीय हैं, है ना। तो आप उसे देखना चाहें तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज प्लीज ऑफलाइन उसे जरूर खरीदिए, क्योंकि ऑफलाइन खरीदेंगे तो 2 पैसा दुकानदार कमाएगा, ऑनलाइन खरीदेंगे तो सारा ही पैसा बाहर चला जाएगा विदेश। कहता जी यदि किसी घटना ए के होने की प्रायिकता 0.46 है तो घटना ए के न होने की प्रायिकता क्या होगी? तो मेरे बच्चे होने और ना होने का जोड़ होता है एक, एक में से अगर होने को घटा देंगे तो ना होने वाला निकल के आ जाएगा, तो आंसर आएगा 0.64। 0.64 ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आइए मेरे दोस्तों, कहता है गीता और रितु के बीच एक टीटी मैच में रितु के जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो गीता की जीत की प्रायिकता क्या होगी? देखो यार, रितु और गीता दो लोग हैं। अब मेरे दोस्तों इसके विन की प्रायिकता कितनी है? तो कह रहा है कि जी रितु के जीतने की प्रायिकता 0.73 है,
तो मेरे दोस्तों अगर रितु 0.73 जीत सकती है तो गीता कितना जीत सकती है हमें बताना है। हमें ये पता है कि इन दोनों का जोड़ क्या होगा, एक। तो भैया एक में से 0.73 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 2.7। तो गीता के जीतने की 0.27 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जितनी इसकी जीतने की है उससे इसकी हार निकाल देंगे, वो आएगा 0.27। और जितनी रितु के हारने की प्रायिकता होगी उतनी ही तो गीता की जीतने की होगी, क्योंकि जब रितु हारेगी तभी तो गीता जीतेगी। कहता है जोन हार जाएगा इसकी प्रायिकता 0.54 है, तो उसके जीतने की कितनी होगी। तो भैया एक में से 0.54 घटा देंगे, तो भैया घटाएंगे तो भैया 0.46, ऑप्शन सी। कहता है संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो भैया संगीता के हारने की कितनी है सर, घटाएंगे तो 0.38। तो संगीता 100 में से 38 बार हारेगी तभी तो रेशमा जीतेगी 38 बार, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता भी है 0.38। हाँ है ना। कह रहा भाई दो लड़कों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक दिन न होने की प्रायिकता। तो मेरे बच्चे बताया था कि कोई इवेंट ना होने की प्रायिकता और कोई इवेंट होने की प्रायिकता जो होती है इनका जोड़ हमेशा ही एक होता है। तो कह रहा है ना होने की प्रायिकता है 0.897, तो होने की क्या होगी निकाल देंगे। तो एक में से 0.897 घटाओ, घटाएंगे भैया तो 0.103, ऑप्शन सी। अब आते हैं आगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि इससे पहले वाला दोबारा समझा दो। देखो यार एक चीज बेसिक से समझ लो, दिक्कत ही ना हो। मान लो राम और मोहन एक रेस में भाग ले रहे हैं। राम की जीतने की संभावना मान लो 3/10 है, तो नेचुरल सी बात है मोहन के जीतने की कितनी होगी, 7/10। क्योंकि दोनों नहीं जीत सकते, तो एक की जीतने में दूसरे की जितनी जोड़ोगे तो एक ही तो आएगा। और बस इतना समझना है कि राम के जीतने की 3/10 है तो हारने की 7/10 होगी। तो राम जब हारेगा तभी तो मोहन जीतेगा भाई, ये समझा रहा था उस जगह में। अब मेरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं टाइप 2, और टाइप 2 जो है वो है क्वाइन बेस, यानी सिक्कों पर आधारित सवाल। बड़े ध्यान से समझिए। सिक्के के आपने दो फेस देखे होंगे, एक फेस ये वाला और एक फेस ये वाला। इस फेस को हम टेल बोलते हैं और इस फेस को हम हेड बोलते हैं। एक को हेड बोलते हैं, एक को टेल बोलते हैं। तो देखिए यार मेरे भाई, जब भी कोई सिक्का उछालेंगे हम, जब भी हम कोई कॉइन उछाला, ये वाला सिक्का हमने बार बार उछाला मान लो, तो उछाले तो दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। दो ही रिजल्ट निकल के आएंगे, या तो टेल या हेड। अब अगर मान लो कोई सिक्का दो बार उछाला, कोई सिक्का दो बार उछाला, तो दो बार उछाला तो क्या क्या हो सकता है भाई, हेड आ सकता है पहले में, दूसरे में भी हेड आ जाए। वैसे देखो पहले में हेड आ गया, अब दूसरे में भी हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहला उछालते वक्त तो हेड आया लेकिन दूसरा उछालते वक्त टेल आ गया। ऐसा हो सकता है कि पहला उछालते वक्त टेल आया लेकिन दूसरे वाले में हेड आ गया। ऐसा हो सकता है कि पहला उछालते वक्त टेल आया लेकिन दूसरे में भी टेल आ गया। तो जब भी दो सिक्के उछालोगे मेरे दोस्तों, तो यही चार संभावनाएं होंगी। हेड हेड हो सकते हैं, टेल टेल हो सकते हैं, हेड टेल हो सकता है और टेल हेड हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, जब भी हम दो बार सिक्का उछालें। ऐसे ही मेरे दोस्तों अगर सिक्का 3 बार उछाला जाए, जब भी सिक्का कितनी बार उछाला जाए, 3 बार उछाला जाए। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखना कि एक सिक्के को दो बार उछालो या दो सिक्के एक बार उछालो, बात एक ही है। 3 सिक्के एक बार उछालो या एक ही सिक्के को 3 बार उछालो, बात एक ही रहेगी। तो मेरे दोस्तों अगर कोई सिक्का 3 बार उछाला गया तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे, कुल मिला के ये रिजल्ट होंगे। 4 बार उछालोगे तो ये रिजल्ट होंगे। अब याद रखने वाली बात यह है कि कैसे पता चले कि कितने रिजल्ट आएंगे। तो भाई एक सिक्के में कितने रिजल्ट होते हैं, दो। तो अगर एक बार उछाला तो 2 की पावर 1 यानी 2 रिजल्ट। अगर 2 बार उछालोगे तो 2 की पावर 2 यानी 4 रिजल्ट।
अगर 3 बार उछालोगे तो 2 की पावर 3, मतलब 8 रिजल्ट, 8 परिणाम आ सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर आप 4 बार उछालोगे तो 2 की पावर 4 यानी 16 रिजल्ट आ सकते हैं, 16 परिणाम हो सकते हैं। यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट बनेंगे वो कितने बनेंगे मेरे भाई? 16 एलिमेंट बनेंगे, पक्की बात है। अब आते हैं आगे, बताओ भाई। कहता है सिक्का एक बार उछाला जाता है तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि गेटिंग ए टेल, टेल आने की क्या प्रायिकता होगी? तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखो कि टोटल आउटकम कितने हैं? एक और एक दो, तो टेल आने की कितनी संभावना? एक। हाँ जी। अगला है नोट गेटिंग ए टेल, टेल ना आने की, तो भाई टोटल प्रोबेबिलिटी एक है, इसमें से 1/2 हटा दोगे तो 1/2 आएगा, तो टेल ना आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगी। ठीक है अमन भाई, देखते हैं उसे। कहता है जी ये बना के नहीं देगा, ये मैंने लिखे हैं तुम्हारी मदद के लिए। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो 2 बार हेड आने की कितनी प्रायिकता है? तो सबसे पहली बात तो ये कि 2 बार उछाला जा रहा है तो 2 की पावर 2 यानी 4, टोटल आउटकम होंगे सर 4। अब 2 बार हेड आएगा तो 2 बार हेड यहीं आ रहा, और तो कहीं 2 बार हेड नहीं आ रहा, तो एक ही चांस बना। 2 बार टेल आने के भी भाई टोटल आउटकम 4 है, उसमें से 2 बार टेल आने की कितनी संभावना है? एक ही बार आ सकता है। 1 हेड आने की कितनी संभावना है? तो देखो भाई टोटल आउटकम कितने हैं? 4, उसमें से एक हेड कितनी जगह है? एक हेड, एक हेड यहां है और यहां है, तो मेरे भाई 2 ही चांसेस है, 2 से काटेंगे तो आंसर आएगा 1/2। अगला है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। देखिए यार, कम से कम का मतलब होता है, कम से कम एक हेड का मतलब भाई एक हेड तो चाहिए चाहिए, एक से ज्यादा आएगा वो भी चलेगा, 2 वाले हेड भी चलेंगे। तो मेरे बच्चे टोटल चांसेस कितने हैं? 4, उसमें से कम एक हेड। तो ये बताओ एक बार हेड कितनी जगह आ रहा है? यहां और यहां, ठीक है जी। तो एक बार हेड आ रहा है 2 जगह, और 2 बार हेड कहां आ रहा है? एक जगह, तो 2 और 1 3, तो एटलीस्ट 1 हेड का आंसर होगा 3/4। एटलीस्ट 1 हेड का आंसर होगा मेरे भाई 3/4, कम से कम एक हेड आना। बताओ जी। कह रहा है व्हेन 2 कॉइन्स आर टोस्ट, जब 2 सिक्के एक बार उछाले गए तो एटलीस्ट 1 टेल, एक बार कम से कम टेल आ जाए, इसकी कितनी संभावना है? तो भैया 4। कम से कम का मतलब कि एक टेल तो होना ही चाहिए, 2 भी टेल हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, लेकिन 2 ही बार उछाले तो 3 कैसे आएंगे? तो कितने चांसेस है भाई? एक बार टेल आने के 2 चांसेस है और 2 बार टेल आने के 1, तो टोटल टेल आने के कितने चांसेस हुए? 3। ये है मेरे दोस्तों एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक एक हेड आए, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बार हेड आए। वो केसेज भी चलेंगे जहां एक भी बार हेड नहीं आ रहा, वो भी चलेंगे। एटमोस्ट 1 हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बार हेड आए, ना भी आए तो वो चलेगा। तो देखो ज्यादा से ज्यादा हेड कहां है? एक बार हेड यहां है, यहां है, और यहां हेड है ही नहीं, तो यहां पे मेरे को कितने केस लेने? 3 केस। मुझे चाहिए ज्यादा से ज्यादा एक बार हेड, यानी वो केस चलेंगे जिसमें हेड है ही नहीं, और वो केस चलेंगे जिसमें केवल एक ही बार हेड है। तो 1 2 3, तो कुल मिला के 3 केसेज है, 3/4। अब बात कर रहे हैं एटमोस्ट 1 टेल, अधिक से अधिक 3, मतलब एक बार टेल आए तो उसके भी यही सेम तरीका होगा, 3/4। एटमोस्ट और एटलीस्ट का अर्थ ध्यान से समझना। बताइए। देखिए दोस्त, पेपर में अगर आपको ये चीज रिजल्ट निकालने में दिक्कत है तो समझाता हूं, जैसे मुझे पेपर में निकालना हो तो कैसे निकालें इसे, ध्यान से देखिए। भाई अगर हमने सिक्का 3 बार उछाला तो पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार में भी हेड आ गया, और तीसरी बार में भी हेड आ गया। ऐसा हो सकता है कि पहली बार में हेड आए, लेकिन दूसरी बार में हेड आए, तीसरी बार में टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी बार में टेल आए लेकिन तीसरी बार में हेड आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हेड आए लेकिन दूसरी बार भी टेल आए, तीसरी बार भी टेल आए। आपने कहा ठीक है, तो कितने केसेज हुए सर? ये 4, 4 केसेज हुए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार में ही टेल आ जाए, बिल्कुल ठीक है, पहली बार में टेल आए, दूसरी बार में भी टेल आए, और तीसरी बार में भी टेल आए, बिल्कुल ठीक है। पहली बार में टेल आए, दूसरी बार में टेल आए, लेकिन तीसरी बार में हेड आ जाए। पहली बार में टेल आए, दूसरी बार में हेड आए, तीसरी बार में टेल आ जाए। पहली बार में टेल आए, दूसरी बार में हेड आए,
तीसरी बार में भी हेड आ जाए। इसके अलावा कोई चांस है नहीं। तो कुल मिला के मेरे दोस्तों 4 और 4 8 चांस बनते हैं। कितने चांस बनते हैं? 8 चांस बनते हैं। यानी 8 आउटकम पॉसिबल है। कितने आउटकम पॉसिबल है मेरे दोस्तों? 8 आउटकम पॉसिबल है। तो हमसे सवाल में पूछा है क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड ए टेल अल्टरनेटिवली, कहता है कि एक हेड आए और एक टेल आए अल्टरनेटिवली, इस बात की कितनी संभावना है? तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि टोटल चांसेस कितने हैं? टोटल आउटकम 8। अल्टरनेट का मतलब होता है कि हेड आया ना तो अल्टरनेट वाला टेल आए, हेड आया तो उससे अगला टेल आ जाए। ऐसे कितने चांसेज है? अब सोच समझ के आंसर दो। देखो दोस्तों, हमें चाहिए अल्टरनेट। कहता है क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड ए टेल अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली शब्द को ध्यान से समझना। कहता है हेड और टेल अल्टरनेटिव चाहिए। यहां तो भाई हेड हेड ही है, यहाँ हेड हेड है तो अल्टरनेट नहीं बना। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद दूसरा चाहिए। यहां बनेगा हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया, ये सेट है। ये हेड के बाद टेल आया लेकिन फिर टेल आ गया इसलिए नहीं बना। ये टी 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 नहीं बना, टेल के बाद टेल टेल ये नहीं बना, ये बन गया। टेल के बाद हेड आया फिर हेड के बाद टेल आया, ये बन गया। यहां टेल के बाद हेड तो आया लेकिन फिर हेड आ गया। तो दो ही केसेस बने जहां अल्टरनेटिवली काम हो पाया। तो 2/8 काटेंगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 1/4। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अल्टरनेट का अर्थ समझिए। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहे एक सिक्के को 3 बार उछाला गया या 3 सिक्कों को एक बार उछाला गया, अर्थ एक ही है। तो बताओ 3 हेड आने के कितने चांसेस है? तो मेरे बच्चे टोटल आउटकम 8 होते हैं। 3 हेड एक ही बार आ सकते हैं, 3 टेल भी एक ही बार आ सकते हैं। सिंपल बात, नो बकवास। 2 बार हेड आने के कितने चांसेस है? 2 बार हेड आने के चांसेस है मेरे बच्चे। देखो, एक बार यहां आया, एक बार यहां आया, एक बार यहां आया। तो 2 बार हेड आने के मेरे प्यारे बच्चों 3 चांसेस थे, 3/8। ऐसे ही 2 बार टेल आने के भी 3/8 की चांसेस है। आपसे एक ही चीज पूछेगा। आइए मेरे दोस्तों, चांसेस तो टोटल 8 है, लेकिन पूछ रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो एटलीस्ट 2 हेड आने का। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कम से कम 2 हेड वाले भी चलेंगे, 3 हेड वाले भी चलेंगे। तो देखिए यार, 2 हेड आने के कितने चांसेस है? एक एक एक, 3 चांस तो है 2 बार हेड आने के, और ये भी शामिल होगा। तो टोटल चांसेस हो गए 4/8 मेरे पास। काटेंगे 1/2। एटलीस्ट 2 टेल, इट इज ऑल्सो द सेम आंसर। अब कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड आने चाहिए। तो बेटा एटमोस्ट अधिक से अधिक का मतलब है कि बिना हेड का भी चलेगा, एक बार आया वो भी चलेगा, एक बार आएगा वो भी चलेगा, 2 बार आएगा वो भी चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा वाले नहीं चाहिए। फिर से ध्यान से समझना, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब नहीं आएगा वो भी शामिल है, एक बार आ गया वो भी शामिल है, 2 बार आ गया वो भी शामिल है, लेकिन 2 से ज्यादा का नहीं चाहिए। तो देखना ध्यान से, टोटल आउटकम तो मेरे भाई 8 ही होंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब इसमें अगर ध्यान दोगे तो भाई हेड नहीं आया वो कितने चांसेस है? तो एक, यही बना। एक बार हेड कितनी जगह है? 2 3 4। 2 बार हेड आने के कितने चांसेस है? 5 6 7। अब मुझे बताओ कि इसके अलावा कुछ बचा? इसके अलावा कुछ बचा मेरे भाई? आप कहेंगे नहीं। तो 7/8।
या हम यूं भी कह सकते हैं कि भाई एटमोस्ट टू हेड का मतलब अधिक से अधिक दो ही बार हेड है, यानी टोटल आउटकम में से वो निकाल लो जिसमें दो से ज्यादा बार हेड है। तो दो से ज्यादा बार हेड कितनी बार? एक ही बार। तो टोटल आउटकम 8 थे, 8 में से एक ही बार था जहां 3 बार हेड है। तो इसके अलावा 7 बार ऐसे होंगे जिसमें 2 बार हेड हो सकते हैं, 1 बार हेड हो सकता है या नहीं भी होगा। तो डायरेक्ट आंसर 7/8 लिख सकते थे। ऐसे ही मेरे बच्चे एटमोस्ट टू टेल्स का भी आंसर आपको यही लेना होगा, 7/8। उम्मीद है समझ आया होगा। देखिए यार, सेम सवाल है। इफ 3 coins are tossed simultaneously then find the probability of getting at least one head। कम से कम एक हेड आने का। तो कम से कम में एक हेड वाला भी लेना है, दो हेड वाले भी लेने हैं, तीन हेड वाले भी लेने हैं। तो टोटल आउटकम 8 है। तो भैया एक बार हेड लेने वाले कहां हैं? 1 2 3। दो बार लेने वाले 4 5 6। तीन बार लेने वाले 7। तो आंसर होगा मेरे भाई 7/8। क्योंकि एटलीस्ट वन हेड का लो, कम से कम एक हेड हो। तो एक वाला भी चलेगा, दो भी चलेगा, तीन वाला भी चलेगा। ऐसे ही एटलीस्ट वन टेल भी सेम आंसर देगा, 7/8। कोई दिक्कत है? एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो तो वो लेने जिसमें एक बार भी हेड ना हो, और वो भी लेने जिसमें एक बार हेड हो, बस इससे ज्यादा नहीं लेने। तो एटमोस्ट वन हेड वाले लेने। तो देखो यार, यहां 2 बार है, शामिल नहीं होगा, 2 बार है, शामिल नहीं होगा, 2 बार है, शामिल नहीं होगा, ये 3 बार है, शामिल नहीं होगा। हमें तो एक बार वाला चाहिए। तो 1 2 3। और मेरे को जीरो वाला भी चाहिए जिसमें एक बार भी हेड ना हो। तो ये 4। तो मेरे बच्चे टोटल केस कितने बने? 4। तो टोटल आउटकम 8 है, उसमें से मुझे फेवरेबल आउटकम चाहिए 4। 4/8 यानी 1/2। बताइए मेरे मित्रों, कितने बच्चे समझ गए? देखो मेरे भाई, एटमोस्ट वन टेल सेम ही है जैसे एटमोस्ट वन हेड है। तो इसका आंसर भी सेम होगा। एटलीस्ट वन हेड वन टेल, कम से कम एक बार हेड हो और एक बार टेल हो। कम से कम एक बार हेड हो और एक बार टेल हो। इसको ध्यान से समझिए, इसी से सारे सवाल का अर्थ निकलेगा। वन हेड एंड वन टेल एटलीस्ट है। अगर सिर्फ वन हेड वन टेल कहता तो फिर मेरे बच्चे में कौन सा करता? एक हेड और एक टेल वाला। तो आप कहोगे कि भैया इसमें तो ऐसा है ही नहीं। मुझे वो कह रहा है एटलीस्ट वन हेड वन टेल, कम से कम एक हेड एक टेल। तो मेरे बच्चे इसको समझाना पड़ेगा। एटलीस्ट वन हेड वन टेल का मतलब कम से कम एक हेड और एक टेल तो हो ही हो। यानी एक हेड एक टेल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कम से कम, है ना? कम से कम मुझे एक हेड एक टेल चाहिए चाहिए, चाहे कुछ कर लो। अब सर आप ये भी रख सकते हो कि एक टेल और ले लो या एक हेड और ले लो, बस ये चांस है। क्योंकि आपको एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल तो चाहिए ही चाहिए। अब 3 सिक्के, तो तीसरे चांस क्या हो सकता है? टेल भी हो सकता है और हेड भी हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ा ना, बात बन जाएगी। कम से कम एक हेड और एक टेल चाहिए चाहिए। तो आंसर होगा 8। टोटल आउटकम है 2। भाई इसका मतलब है मेरे दोस्तों, समझो बात को, कमेंट करने से पहले समझो। वन हेड मुझे चाहिए चाहिए और एंड का मतलब साथ में वन टेल भी चाहिए ही चाहिए। इसके बिना मेरी बात नहीं बनेगी, सेटिंग नहीं होगी मेरी। एक हेड और एक टेल मुझे चाहिए ही चाहिए। अब बताओ, एक भाई कह रहा पेपर में दिया रहेगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं दिया रहेगा। ये तो आपको ही बनाना होगा दोस्त, और कौन बनाएगा? 3 तक ही मैक्सिमम पूछेगा, इससे ऊपर नहीं जाता, चिंता ना कर। लेकिन इतना आपको आना भी तो चाहिए मेरे भाई।
जल्दी से बताओ कितने बच्चे समझ गए इस बात को। राजेश ठाकुर आपसे मिलना है सर, कुछ तो बोल दो। बाबू सिलेक्शन ले लो और आ जाओ। नहीं समझे, दोबारा बताऊं, ये सवाल ही मैंने गलत बताया है जानबूझ के, कि आपका कितनी सोच क्लियर है इस चीज पे। दोबारा लेते हैं, टेंशन मत लो, फिर से आता है, टेंशन ना लो, फिर से आओ। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में पूछ रहा है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, वन हेड एंड वन टेल, कम से कम एक हेड और एक टेल लेना है। यानी सारे आउटकम वो ले लो जिसमें कम से कम एक बार हेड और एक बार टेल हो, यहीं से चेक करते हैं। देखो यार, ये आउटकम सेट हो रहा है? नहीं सर। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सर इसमें तीनों हेड है, तीनों हेड है। इसमें मेरे बच्चे तीनों हेड है। ये सेट हो रहा है? नहीं सर, इसमें भी तीनों टेल है। यहां देखो, यहां कम से कम एक हेड और एक टेल है, बिल्कुल है। यहां कम से कम एक हेड और एक टेल है, बिल्कुल है। यहां एक हेड और एक टेल है, बिल्कुल है। यहां एक हेड एक टेल है, यहां एक हेड एक टेल है, एक हेड एक टेल है। तो बाकी सारे सही हैं, केवल यही दो ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें वन हेड और वन टेल नहीं आ रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा 6/8। अब आते हैं नो टेल्स, कोई टेल ना हो। तो बच्चे ये बताओ, टेल आने की, नो टेल्स मतलब कोई टेल ना हो, तो कोई भी टेल नहीं होगा तो ये वाला ही चांस होगा, तीनों के तीनों हेड आ जाए तो 1/8। और नो हेड होने का भी 1/8, क्योंकि सारे टेल होने चाहिए तभी नो हेड होगा। करें? दिनेश टोस्ट ए कॉइन 3 times. If the third toss gets head, what is the probability of getting at least one more head? कहता है दिनेश एक सिक्का 3 बार उछालता है, यदि तीसरी बार उछालने पर चित आ जाता है तो कम से कम एक और चित आने की कितनी प्रायिकता होगी, ये मेरा सवाल है। दिनेश टोस्ट ए कॉइन 3 times. इफ द थर्ड टोस गेट्स हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन मोर हेड? कहते हैं एक और हेड आने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, हमारा सवाल है। कितने सवाल हो रहे हैं इसके अभी? करो लास्ट टाइम पे, करिए।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में वो ये कह रहा है, दिनेश टोस्ट ए क्वाइन 3 टाइम्स। दिनेश ने एक सिक्का 3 बार उछाला। इफ द थर्ड टोस्ट गेट्स हेड, तीसरी बार जब उछाला है, द थर्ड टोस्ट गेट्स हेड, तीसरी बार जो उछाला है उसमें हमारे पास एक हेड आ गया है। अब सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि भाई फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन मोर हेड, तो एक और हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? ध्यान से देखिए, कहता हमने सिक्का 3 बार उछाला और तीसरी बार हमारे पास हेड आया, तो तीसरी बार में हेड कहां आया है? यहां तीसरी बार में हेड आया नहीं, यहां तीसरी बार में टेल आ रखा है, यहां तीसरी बार में टेल आ रखा है, यहां तीसरी बार में हेड आ रखा है, यहां तीसरी बार में हेड आया है, यहां हेड आया, यहां टेल आया। 3 बार उछाला, तीसरी बार में मुझे हेड चाहिए, पहली चीज। आगे अब ये बताओ कि इस बात की क्या संभावना है कि कम से कम वन मोर हेड, एक और हेड हो, यानी तीसरा टोस्ट करा, मतलब तीसरी बार उछाला तो आखिरी में हेड आया, देखो हेड आया, हेड आया, हेड आया, हेड आया, लेकिन एक हेड और होने की क्या प्रायिकता है? तो देखो यार, यहां तीसरी बार में हेड आया तो दो यहां पे बनता है हेड, एक और यहां तीसरी बार में हेड आया, यहां पे भी हेड बन गया, यहां तीसरी बार में हेड आया, यहां पे भी हेड बन गया, लेकिन यहां तीसरी बार में हेड आया लेकिन इसके अलावा कोई हेड नहीं आया, तो मेरे बच्चे ये कट गया, तो 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, तो आंसर होगा 3/8। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर हो जाएगा 3/8। ठीक है जी, 3/8। सॉरी 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 सॉरी, माफ करिएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, चांस कितने थे लास्ट टोस्ट पे हेड आने के? कितने चांस थे? 1, 2, 3, 4, 4 थे, माफ करिएगा। और उसमें आंसर क्या बना? 3/8। ये मेरा आंसर होगा। फिर से समझाता हूं, दोबारा से समझो इस बात को। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि दिनेश टोस्ट ए क्वाइन 3 टाइम्स। दिनेश ने एक सिक्का 3 बार उछाला। इफ द थर्ड टोस्ट गेट्स हेड, अगर तीसरी बार हेड आया, अगर तीसरी बार हेड आया, तो हमें सबसे पहले देखना कि तीसरी बार हेड कहां आया, तो एक यहां पे आया, तीसरी बार हेड एक यहां पे आया, एक यहां पे आया, एक यहां पे आया, बाकी सारी जगह तीसरी बार टेल आया, तो टोटल आउटकम कितने हैं मेरे भाई? 4। अब अगली लाइन में कह रहा है गेटिंग एटलीस्ट वन मोर हेड, कम से कम एक बार हेड और आना, कम से कम एक बार हेड और आना। तो भैया लास्ट टाइम तो हेड आ गया, बिल्कुल आ गया जी, ये रहा, लास्ट वाले में तो हेड आ गया, ये रहा, लास्ट वाले में हेड आ गया, ये रहा, लास्ट वाले में हेड आ गया, ये रहा, लेकिन वो ये कह रहा है कि कम से कम एक बार हेड और चाहिए। तो इसके अलावा हेड है, बिल्कुल, और एटलीस्ट बोला था, इसके अलावा हेड है, बिल्कुल, इसके अलावा हेड है, बिल्कुल, लेकिन इस हेड के अलावा कोई दूसरा हेड है नहीं, तो ये चांस नहीं होगा। तो मेरे दोस्त 1, 2, 3, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 3/4। 3/4 मेरा आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने कॉइन वाला हिस्सा पूरा किया, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।